पेश है गुड मॉर्निंग J&K। है मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा मेहमान नवाज, है मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा मेहमान नवाज, रास्ते में पत्थरों ने दे दिया पानी मुझे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम। इसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। जी हाँ, गुड मॉर्निंग J&K का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे मेरे साथी और मेरे छोटे भाई, जी हाँ, वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और वसाफ कैसे? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप कैसे हैं? आप अल्लाह का करम और आप भाइयों की दुआएं हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने शेर अर्ज की आगाज में, बिल्कुल बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का आपने आगाज किया। एक्चुअली कश्मीर और कश्मीरियत जो है ये मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। जहां हम खूबसूरती की बात करते हैं वहीं हम मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और आजकल जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 जारी है उसमें ये चीज देखने को मिल रही है। हर तरफ यात्री हैं, बिल्कुल हर तरफ लोग गहमा गहमी में हैं और हर तरफ उनकी मेजबानी की जा रही है। बिल्कुल। और ये जो मेजबानी का सिलसिला है ये सदियों से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं कश्मीरियत का एक बहुत बड़ा पहलू है। ये जो कश्मीरियत जिसे हम कहते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है। और हम अगर कुछ पुरानी बातों को याद करें तो पहले जमाने में यहाँ आपस का जो भाईचारा था वो इस मेहमान नवाजी का एक बहुत अहम जुज़ था। बिल्कुल, आपस में लोग मिलकर बैठ के बात करते थे और जो मेहमान आते थे वो हमेशा उस मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते थे। आज भी ये चीज जारी है और रहती दुनिया तक ये जो रस्म है, ये जो हमारा ये कल्चर है, ये जिंदा रहेगा। बेशक। तो हमें भी हमेशा चाहिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए एक असासा बना के रखा है मेहमान नवाजी का, इसे हम जिंदा रखें और खुली बाहों से इस्तेमाल करें अपने मेहमानों का जो कश्मीर आते हैं इस खूबसूरत मौसम का मजा लेने के लिए, इस खूबसूरत वादी का मजा लेने के लिए। और साथ ही साथ आजकल श्रद्धालु यहाँ हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर, तो उनका भी इस्तकबाल हम खुली बाहों से करते हैं और उनके लिए भी हम यहाँ हाजिर खिदमत है। जी वसाफ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आपने तो बहुत सही बात की और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा इसके दूसरे पहलू की ओर आना चाहूंगा। और वो पहलू है थोड़ा सा, देखिए इस पे तो हम बात करते हैं, हम ऑलवेज वी आर ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी हमारी मानी जाती है और ऑलवेज वेलकमिंग। सो ये पहलू तो है, पर इसके साथ साथ ही अगर मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमें जो है अपने आस पास का बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं वही जो है कल को हमारे सफीर बन जाते हैं, वो एम्बेसडर बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम साफ सफाई का जो है साफ सफाई रखें ताकि जो है आने वाले जो लोग हैं वो आगे वहां जाके जब वो वापस जाएं वहां जाके एक पॉजिटिव मैसेज दे लें कि देखिए कश्मीर खूबसूरत तो है ही लेकिन वहां के लोग भी खूबसूरत है, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत है कि वहां पे सफाई है। और जो आज के प्रेजेंट टाइम्स में अगर देखें, इट्स सो अनफॉर्चुनेट टू सी तबरेज भाई, एक मुझे बड़ा ही एक गिला होता है इस चीज से, अभी भी सिविक सेंस की हमारे जो है सोसाइटी में एक कमी है। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं प्रोग्राम करके यहाँ से निकला और मैं स्कूटी पे जा रहा था और कुछ गाड़ी में कुछ लोग थे और कुछ रैपर खा के और सीधे सड़क पर फेंक दिया।
सो वो नहीं सोचते हैं कि पीछे अच्छा आपको फेंकना ही है साइड में कर दीजिए, गाड़ी साइड में रोक दीजिए, आप डस्टबिन लगाइए, और आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि पीछे शायद कोई ट्रैवल कर रहा हो, उसको मत ना आएगी। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस चीज का जो है खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और अब बात आते हैं कि मेहमान नवाजी की, तो मेहमान नवाजी में तो हम पीछे कहाँ हैं, क्योंकि खानद्रुक सीजन तो इट्स एवरीवेयर जो है, हम मेहमान नवाजी में तो टॉप क्लास हैं। और उस पे मैं आना चाहूंगा, इस बात पे भी खानदस में वारियह वेस्ट गसा, और जो वेस्ट होता है वो पर्टिकुलरली जो हम करते हैं डिस्पोजल की वजह से बहुत ज्यादा वेस्टेज है, बहुत ज्यादा गंद निकलता है। हमने देखा पिछले कुछ सालों में कल्चर चेंज हो गया। पहले हम नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल करते थे, उन ग्लासेस का इस्तेमाल करते थे जो रीयूजेबल होते थे, और रीयूजेबल चीजों का इस्तेमाल करने से फायदा ये होता था कि गंद नहीं फैलता। बिल्कुल। अब हम डिस्पोजेबल पर आ गए हैं। डिस्पोजेबल की वजह से हम देखते हैं कि कचरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और अब की बार मैं आपको बताऊं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि ये यात्रा जो है आपकी बार श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024, ये जीरो लैंडफिल यात्रा होने जा रही है। कचरा नहीं लेके जाना है, रीयूजेबल चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बताया जा रहा है, रीयूजेबल चीजों को समझाया जा रहा है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं। जहां आप पॉलिथीन बैग लेके जाते थे, वहां पर आप एक थैला लेके जा सकते हैं, कपड़े का थैला लेके जा सकते हैं, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। और जब आप इस थैले का इस्तेमाल करेंगे जो आप यहां लेकर आए हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए लेकर आए हैं, तो ये आपके लिए एक प्रसाद की तरह बन जाएगा, ये आपके लिए गिफ्ट बन जाएगा बाबा भोलेनाथ की तरफ से। और उसके बाद आप इसको वापस जब घर लेके जाएंगे तो आपके पास कुछ यादें होंगी इस थैले से जुड़ी हुई, तो आप इसकी कदर करेंगे। अब इसके बरक्स अगर आप पॉलिथीन करेंगे इस्तेमाल, तो पॉलिथीन की पन्नी या उसको हम थैला कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस इस्तेमाल करने के बाद उसको आप फेंक देंगे, क्योंकि उसको आप ज्यादा देर रख नहीं पाएंगे। या सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर हम बात करें, बॉटल्स होती हैं, बहुत ज्यादा बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है वाटर पानी पीने के लिए। आपकी बात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सस्टेनेबल किट्स बनाए। सस्टेनेबल किट में एक थैला है कपड़े का, उस कपड़े के थैले के अंदर एक स्टील की बॉटल है, स्टील का ग्लास है, स्टील का चम्मच है, एक वुडन टूथब्रश है, एक छोटा सा ऑर्गेनिक सोप है, और कॉटन का टॉवल है। ये इस किट में दिया गया है, और ये सिंबॉलिक वे में यात्रियों को दिया जा रहा है, ये कहकर कि आप ऐसे इस्तेमाल करें रीयूजेबल चीजों का, ताकि कचरा ना हो। नहीं, बहुत खूबसूरत, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक्चुअली। और पता है आपको कि आज के दिन के हवाले से भी बात करें तो आज बैन अवी सतह पर भी जो है प्लास्टिक फ्री डे जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। और इस पे हम नहीं जाएंगे कि एम से क्या फायदे तो क्या नुकसान है, बट आप हम सब जानते हैं कि इससे कितने ज्यादा नुकसान है हमारी और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। बस इतना कहेंगे कि आपसे जो वन टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसको प्लीज अवॉइड कीजिए, पॉलिथीन बैग्स को, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कीजिए। और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसने करा, अगर इफ यू लुक बैक जस्ट 20 years बैक वी यूज्ड टू डू, बट अब जो है क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्लास्टिक ठेलों की, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई टू अवॉइड। और पता है आपको मजेदार फैक्ट यहाँ पे शेयर करता चलूं कि 1933 में पहली बार जो है प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया गया था, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रिटिश आर्मी ने जो अपने एड भेजा था उस प्लास्टिक बैग में। तो ये एक जो है मैं सोचा कि नाज़रीन के साथ फैक्ट शेयर करूं। तो यहाँ पर आपने बात की है इस पॉलिथीन बैग की, और ये पॉलिथीन जो है बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। ये ड्रेन चोक करता है, और आजकल हम देखते हैं हमारे जानवर मरते हैं। एक्वा लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे, सबसे बड़ा तो मुझे लगता है एक्वा लाइफ पे जो बहुत ज्यादा बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और जहां हम कहते हैं कि गाय जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, और जैसे हम माँ कहते हैं, उसी माँ को हम ये पॉलिथीन खिलाते हैं, और उसके बाद ये पॉलिथीन खाकर जो गाय है ये मर जाती है। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है। और साथ साथ हम देखते हैं इस पॉलिथीन की वजह से हमारे खेत जो है दिन ब दिन बंजर होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में शायद हमारे पास जमीन नहीं बचेगी जहां पर हम कोई फसल लगा सके। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है। मैं आपको बताऊं, कल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था लालचौक में, जहां इंदौर से आया हुआ एक बैंड जिनने वहां परफॉर्म किया, एक नुक्कड़ नाटक, प्रयागराज से आया हुआ एक टीम थी जिन्होंने नुक्कड़ नाटक से लोगों को समझाया कि पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और आप देखें, मतलब नॉर्मली ये आपकी बात जो डोमेन है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर, तो उनको नॉर्मली ये सारी एक्टिविटीज जो है ये कहीं ट्रांजिट कैंप्स में, बेस कैंप्स में जहां पर हमारे यात्री होते हैं, लेकिन दे प्रेफर कि हम लाल चौक में करें, ताकि यात्रियों को भी पता चले, टूरिस्ट आए उनको भी पता चले, और लोकल्स में भी थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस आ जाए कि हमें ये पॉलिथीन किस तरह से अवॉइड करना है और हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। और वहीं पर कल सस्टेनेबल किट का वहां पर लॉन्च भी हुआ, उनके हमारे मैडम के हाथों, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनके हाथों, या जो हमारे केशव यादव जी हैं जो हमारे इसके एलजी साहब के एडवाइजर भी हैं,
उनके हाथों करवाया गया, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि आप वापस उन चीजों पे आ जाए जो रीयूजेबल थी। अगर आप याद करें, जब शादियां हमारे कश्मीर में पहले हुआ करती थी, स्टील के ग्लास हुआ करते थे या तांबे के ग्लास हुआ करते थे जिनसे पानी पिया जाता था। तो उससे यही था कि हमारा कचरा जो है मिनिमम होता था। तो इसी मिनिमम कचरे का हमने अब ध्यान रखना है कि जितना हम इसको मिनिमम करें। देखिए, लद्दाख में हम लोग पॉलिथीन फ्री कर चुके हैं, लद्दाख को 0 पॉलिथीन है वो। तो क्या हम कश्मीर में नहीं कर सकते, या क्या हम पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते? हम कर सकते, लेकिन अगर हम ठान लें, क्योंकि हर एक चीज अगर हम सिर्फ सरकार पे रखेंगे तो काम नहीं होगा। इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें हम करते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर बहुत जरूरी है इसको कि समझें हम जो है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सेंस है जिसको हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहते हैं। हाँ, अगर हमने ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जाग गई तो हम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन मोहतरम, बस गुजारिश आप सबसे यही है कि ये जो छोटी सी बात हमने की है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, अपनी मिट्टी को साफ रखने की, अपने शहर को पाक रखने की, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अपनी जगह पे हमें अपनी जगह पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है। अगर कतरा कतरा हम करें तो समंदर बना सकते हैं, तो कोशिश करें। वैसे आपके पास कुछ हाँ मौसम की है जानकारी। आज तो मुझे लगता है थोड़ा सा देरी हुई, पहुंचा देते हैं बहुत मौसम इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज श्रीनगर में मतलब साफ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि आज जो है गर्मी शिद्दत की होने वाली है। और जम्मू की बात करें तो 34 और कम से कम 26 डिग्री, और मतलब आलूद रहेगा, लेकिन मतलब साफ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलेगा। आज NH-44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत है। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, आज वो हैरान हो गए कि वो कह रहे हैं कि मैं भी सोच रहा था। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। और जम्मू 34 नहीं, जम्मू 34 है और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। यहाँ पे जो है श्रीनगर में कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। तो प्रोड्यूसर साहब आपने कहा दैट इज 35 इन श्रीनगर, 35 इन श्रीनगर और जम्मू 24 आज कम है। जी बिल्कुल, आज कम है। तो थोड़ा सा हैरान आप भी हैं, मैं भी हैरान था जब मैंने सुना कि आज इतना होने वाला है। तो बहरहाल जिम्मेवार हम ही हैं। हाँ, तब मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है तब्रेज़ भाई, क्योंकि जून के मंथ में जम्मू में या नॉर्थ साइड से हम देखें पंजाब बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो एक्सपेक्टेड कि आज क्लाउडी है वहां पे मौसम, तो आज 34 हो सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल 1-2 दिन से पहुंच गए, यहाँ 35 पहुंचे। और एक्सपेक्टेड जुलाई अगस्त, तो मुझे लगता है जून तक यहाँ पे मौसम ठीक रहता है, पर जुलाई अगस्त से थोड़ा सा हम रफ्तार जो है पकड़ लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तो मौसम की जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि टेलीविजन पे भी हमने जो है नंबर आपको स्क्रॉल किए। मज़ीद जानकारी के लिए आप जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रुक सकते हैं, अगली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और एक खूबसूरत सौगात से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आज भी हमने क्यून कर रखा है मुनीर अहमद मीर साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से नगमे से।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। और नाजरीन मोहतरम, तबरेज़ भाई ने आज ब्लू कलर का जो है ड्रेस पहना हुआ है, ब्लू कलर का कोट पतलून पहना हुआ है। तो मेरे को आज फिर याद तबरेज़ भाई की टीम इंडिया ने जो है हाल में ही वर्ल्ड कलर भी वही है। हाँ, कलर वही कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत दिन के बाद जो है वर्ल्ड को, तो उस पर मुझे जो है आपके कलर पे जो है याद आया। और आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे शायद टूरिज्म का। बिल्कुल सही, मैं इस पर बताऊंगा आपको कि टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप लेकर आई है, ये बहुत फख्र का मकाम है हम सब के लिए कि हमारा मुल्क, हमारी टीम इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के लाई है। इस पर मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पर बात करेंगे आगे, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस तजारती वक्र के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। जी हाँ, जैसे कि वसाफ ने कहा कि आपने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ, तो इसके पीछे रीजन यही है कि हमारी टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप लेकर आई है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जो हमारी जे&के टूरिज्म की अपनी सोशल वेबसाइट है, उनका सोशल मीडिया हैंडल है, उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दिया है टीम इंडिया को, क्या कश्मीर आए, पूरी टीम यहाँ आए और हम आपकी यहाँ मेहमान नवाजी करेंगे और इस जीत को जो आप इतना सेलिब्रेट करेंगे, जो इतना बड़ा बिल्कुल एजाज देकर आए हैं मुल्क के लिए, इसे हम यहाँ और आफ्टर 17 ईयर्स जी, और हम चाहते हैं कि आप कश्मीर आए और इस जीत को हम मिलकर सेलिब्रेट करें। तो टीम इंडिया को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जो इन्विटेशन टूरिज्म ने दिया है, वो सिर्फ टूरिज्म की तरफ से नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की तरफ से है, हर एक नागरिक की तरफ से। तो टीम इंडिया, यू आर वेलकम टू कश्मीर, द पैराडाइज ऑन अर्थ। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम में भी एक खास मेहमान है जिनसे आज आपकी मुलाकात करवानी है। आप जानते हैं प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि एक खास मेहमान से मुलाकात होगी, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस पर बात होती है अक्सर, इस पर अक्सर हम देखते हैं, अखबारों में लिखा होता है, सोशल मीडिया पर भी आता है, लेकिन आज इस आरटीआई के हवाले से हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है एडवोकेट नवीद बुख्तियार साहब को। नवीद साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नवीद साहब, आगाज जो हमारे प्रोग्राम का होता है, मेहमान के साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ सवाल होते हैं जो हमारा एक फॉर्मेट है, और वो सवाल पूछते हैं मेरे साथी। तो मैं चाहूंगा बस आप शुरू करें। बिल्कुल। प्रोग्राम का आगाज जो है, हमने प्रोग्राम का आगाज तो किया, पर आपकी जो जिंदगी का आगाज है वो थोड़ा सा जो है माजी के पन्नों को जो है पीछे ले जाते हैं और आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं। कहाँ से आपकी ताल्लुक है, किस इलाके से आपका ताल्लुक है, तालीम तरबियत का क्या मामला रहा, और अभी तक इस टाइम पे आप किसके साथ मसरूफ हैं? पहले तो मैं साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जैसे आपने कहा कि माजी की बात, तो मैं असल में एक दूर दराज सरहदी कस्बा उड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं उड़ी में पैदा हुआ हूँ। तो मेरे मदर फादर, मेरी सारी फैमिली उड़ी से है। तो फादर की एम्प्लॉयमेंट की वजह से उड़ी से शिफ्ट करना पड़ा। कुछ टाइम बारामूला में पढ़ाई की। उसके बाद एक टेरिबल, एक ट्रेजिक अर्थक्वेक आया था 2005 में, तो जिसमें मैक्सिमम चीज़ें उड़ी में डैमेज हो गई। तो उसके बाद फिर जो किस्मत में शायद लिखा था कि हमें श्रीनगर शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके बाद जो भी तालीम हुई श्रीनगर में ही हुई। स्कूलिंग जो भी जी हाँ, बेसिक जो भी स्कूलिंग हुई, मतलब अभी तक जो भी स्कूलिंग हुई, या फिर उसके बाद 5th से 10th 11th 12th वो श्रीनगर में ही हुई। और 12th के बाद मैं कहूँगा कि आई वाज लकी एनफ कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गया। और मुझे याद है कि ऑल्दो हम इतना यूनिवर्सिटी को शायद मानते नहीं थे कि इतना कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मगर फैमिलीज में आज भी मैं कहूँगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक जहन में है कि वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, या बहुत ही उम्दा हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है। एंड मैं कहूँगा कि वहाँ जाने के बाद आई फील कि आई एम लकी कि मैं उस इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ और 5 साल BA LLB का कोर्स किया। तो आज मैं कहूँगा कि मैं आज वकालत करता हूँ जे&के हाई कोर्ट में, और काफ़ी अरसे से RTI पे काम कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहा था तो 2017 से मैं RTI से मुंसलिक हूँ। जे&के RTI एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मुंसलिक हूँ।
बहुत ही खूब। ये जो आपने आरटीआई की बात की, बीइंग एन एडवोकेट, आपको ये आरटीआई ने इतना मतलब इतना मुतासिर क्यों किया कि आप आरटीआई में घुस गए, या उसको आपने इस तरह से सीरियसली ले लिया अपनी लाइफ? जब हम यूनिवर्सिटी गए तो एज ए स्टूडेंट मतलब एज ए लॉ नोइंग स्टूडेंट्स, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ठीक, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक परसेप्शन बन चुका था कि स्टूडेंट यूनियन यहाँ बैन है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में परसेप्शन बन चुका था कि स्टूडेंट यूनियन बैन है, और हमारे कुछ इश्यूज थे एज ए स्टूडेंट। फी हाइक एक इशू था, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, वो इशू था। तो वी प्रेफर्ड कि क्यों ना हम एक यूनियन बनाएं, क्यों ना हम अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। बट जवाब आने लगा नहीं, ये तो बहुत अरसे पहले बैन हो चुकी है। तो हम सरप्राइज रहे कि हम करें क्या, मतलब तब जहनी तौर में भी कोई आइडिया नहीं था आरटीआई का या बाकी चीज़ें। सो वी अप्रोच दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने इनसे बात की कि हमें क्या फर्दर करना चाहिए, एंड दे गाइडेड अस। हम बंच ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो हमें गाइड किया कि आप एक आरटीआई फाइल करो और इनसे आप बैन ऑर्डर मांगो। और हमने माइंड में बनाया था कि नहीं, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है कि आप स्टूडेंट यूनियन अलो नहीं करते, और मसले क्या है, छोटे छोटे फी हाइक है, एग्जाम का है, हॉस्टल का है। जो ही हमने आरटीआई किया कि हम सरप्राइज रहे, यूनिवर्सिटी से जवाब आया कि कोई भी बैन स्टूडेंट यूनियन पे नहीं था। दैट वाज रियली मेस्मराइजिंग। मैं सरप्राइज रहा कि ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, तो कुछ नया ही हुआ। एंड वो एक बुनियाद बनी हमें एक ग्रुप बनाने की। तो हमने एक ग्रुप बनाया जे&के स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम से, ठीक। तो हम अपनी आवाज रखने लगे। तो मुझे लगा कि दिस लॉ एम्पावर्ड मी, इस कानून ने मुझे एम्पावर किया कि मैं एक बेसिक स्टेप बना किसी ऑर्डर को निकालने के लिए, और उसके बाद मैंने कोई कदम लिया जिससे वी बिकेम द वॉइस ऑफ मेनी पीपल। फिर हम एक मीडियम बने उन 5-4 साल के लिए बच्चों के लिए, कि हमारे जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई बात पहुंचती थी। और कहीं ना कहीं इस बात में, इस आरटीआई लफ्ज ने आपको अपने हकूक से मिलवाया। बिल्कुल, कि आपके हकूक क्या हैं और आप कहाँ कहाँ लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जी, तो भाई साहब मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये तो बेसिक पहला कदम था। विद टाइम जब इस पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, जो जमहूरी निजाम है वो टिका ही अकाउंटेबिलिटी पे है। आप देखेंगे पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, एक साइड गवर्नमेंट बैठती है, एक साइड अपोजिशन बैठती है, एंड अपोजिशन रेजेस द क्वेश्चन, गवर्नमेंट रिप्लाइज। आरटीआई ने क्या किया, ये एक इनकलाबी कानून है, मतलब वो हमें तस्लीम करना है पहले, इनकलाबी कानून है कि इसने एक आम बंदे को वो हक दिया जो सवाल पूछ सकता है, जो कल तक हमारा लेजिस्लेटर पूछता था, जो कल तक हमारा पार्लियामेंटेरियन पूछता था, वो हक इसने मुझे दिया कि मैं दूर दराज किसी, अगर मैं बॉर्डर पे भी रहता हूं, मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं, इस मसले पे क्या किया, इस पैसे पे क्या, ये कहां पे लगा। तो मैं कहता हूं कि इसने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो अभी आपने एक वर्ड यूज किया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इस लॉ ने सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाई मेरी स्टेट की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, एंड मुझे इन्वॉल्व किया इस प्रोसेस में, मुझे पार्टिसिपेट करा इस प्रोसेस में। मोहित साहब, इस पे जो थोड़ा सा प्लीज जो है, जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए, ताकि हम आम ज़बान में, एक लेमैन्स लैंग्वेज में हम समझ सके, हमारे नाजरीन समझ सके कि आरटीआई एक्चुअली है क्या। आरटीआई, मैं कहूंगा कि आरटीआई एक टूल है, मीडियम है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, गवर्नमेंट से यस, गवर्नमेंट से जवाबदेही का। मैं ज्यादा मतलब आरटीआई बेसिक से लेके हाई लेवल बड़े बड़े इश्यूज पे भी होते हैं, मैं छोटे मोटे इश्यूज की बात करूंगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, आपने अप्लाई किया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कह रहा है कि 15 दिन में मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, आप क्या करेंगे? आप उस पर एक्शन टेकर रिपोर्ट मांग सकते हैं आरटीआई के जरिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पीएचई या वाटर कनेक्शंस हैं। आपने कोई भी फाइल, मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन देते थे, बहुत टाइम तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस एक्ट ने हमें इतना एम्पावर किया कि ये पूछने के लिए कि कार्रवाई कहाँ पहुंची। बिल्कुल सही। डेली स्टेटस मांग रहे हैं अब एक्टिविस्ट, इतने विजिलेंट हो चुके हैं, इतने अवेयर हैं कि वो डेली स्टेटस मांग रहे हैं, टेबल टू टेबल प्रोग्रेस मांग रहे हैं फाइल्स का, और गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस, हर लॉ में है, और वो बहुत बड़ी एक्सेप्शंस है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, या टोटली पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसे इश्यूज पे पब्लिक रिलेटेड चीजें हैं जिससे एक आम इंसान का फायदा है। जी,
तो उस पर तो आरटीआई आपको पूरा हक देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गवर्नमेंट को सिर्फ एक तो हमें है हक के मांगने का, गवर्नमेंट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड यूज है पब्लिक अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिपार्टमेंट को लीजिए, वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाता है, पीएचई हो, रेवेन्यू हो, वो पब्लिक अथॉरिटी कहलाता है। तो उन पे एक स्पेसिफिक सेक्शन 4 में एक जिम्मेवारी आयत है कि उनको हर एक इंफॉर्मेशन खुद ब खुद डिस्क्लोज करनी है। जैसे मैक्सिमम लोगों को, मतलब मुझे याद है कि मैं जब अपने एरिया में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था, तो मुझे काफी अर्से तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं मिला, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं उनका बोर्ड कहाँ पे है या वो ऑफिसर कहाँ पे बैठता है। सो वो दिक्कत मुझे फेस हुई इनिशियली। तो आम बंदे की तो बात ही नहीं है। एज ए लॉ नोइंग पर्सन, मतलब मैं भी कई बार ट्रेस ही नहीं कर पाया कुछ ऑफिस को। तो ये तो इन पे लॉ तो खुद इन पे जिम्मेदारी आयद करता है कि आप खुद बोलें कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है, सब डिवीजन लेवल पे, हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे। बट उतनी इस लॉ की फिर ना इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बट एज ए एक्टिविस्ट, एज ए लॉयर, वी ट्राई कि गवर्नमेंट इसको ज्यादा से ज्यादा थ्रू आवर रिसर्च, थ्रू आवर रिपोर्ट्स, वी ट्राई टू प्रेशर द गवर्नमेंट और किस तरह गवर्नमेंट इसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करे। बहुत ही खूब। इस पर और भी बात करनी है आपसे मुख्तार साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो आरटीआई रिलेटेड हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ पर वक्त चला है एक वक्फे का, यहाँ रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के उस पर बात करेंगे आज के मेहमान नवीद मुख्तार साहब से, कहीं जाइएगा मत। बारामूला की शुगर बीमारों के लिए खुशखबरी, अब डॉक्टर बशीर अहमद लावे, डीएम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, एचओडी स्कीम हर जुमारात को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलहबी पॉली क्लिनिक नियर एफसीआई रेलवे बारामूला में शुगर बीमारों का इलाज करेंगे। कॉल 9797061844। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। आई हैव ए डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर फॉर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चुका अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा 2024, 4 दिनों में जायद 60,000 यात्रियों ने किया शिवलिंगम का दर्शन। जी मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और इसकी जो खबर है ये बड़ी ही बुरी है, लेकिन ये यहाँ पर पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद इससे थोड़ा सा लोगों में सोच आ जाए, थोड़ी समझ आ जाए। अखबार लिखता है कि सड़क हादसे में एक हलाक, दूसरा जख्मी। अजबल में मोटरसाइकिल सवार लुकमा अजब। देखिए, ये हमारे बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल्स पर, स्कूटीज पर आजकल सवार रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास अभी उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ चला सकें, क्योंकि वो अंडर एज होते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल। और बच्चों के पेरेंट जो है उनको बहुत एनकरेज करते हैं कि वो इस तरह से मोटरसाइकिल्स पे निकलें, अपने स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज, गाड़ियां तक बच्चों को दे देते हैं जो बच्चे अभी नाफहम होते हैं। उनकी जान भी खतरे में जाती है और साथ ही साथ जो सड़क पर चलने वाले नॉर्मल लोग हैं जिनकी कोई खता भी नहीं होती, वो भी इसकी वजह से कभी कभार बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स से गुजारिश कि अपने बच्चों को थोड़ा मॉनिटर करें कि कहीं वो किसी, अल्लाह ना करे, किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। अच्छा देखिए, तब जो इस पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने बाइक्स बात की, बाइक स्कूटी की बात की, अभी जो कुछ साल पहले जो है ई बाइक्स का ट्रेंड चला था, ई स्कूटीज का ट्रेंड चला था, लेकिन और उसमें जो स्पीड थी मैक्सिमम 40-50, बट आज के प्रेजेंट टाइम में अनफॉर्चुनेट की उसकी भी स्पीड बाइक आ गई और उसमें भी लाइसेंस की जरूरत है। इट्स थोड़ा सा ये
अनफॉर्चुनेट है, वरना इस पे बहुत ज्यादा काम हो सकता था। बिल्कुल। मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। गवर्नमेंट वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग टू कर्ब पेपर लीक्स, गिल्टी वोंट बी स्पेयर्ड, पीएम मोदी इन लोकसभा। जी, एक और बहुत ही शानदार सी खबर स्पोर्ट्स पेज से लिखते हैं, पावर लिफ्टर फरदीन स्ट्राइक्स गोल्ड एट नेशनल चैंपियनशिप, और इसको थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। इन अ रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, 21-year-old Fardeen Hussain from Srinagar has made history by winning a gold medal at the national level of powerlifting championship. This achievement marks him as the first young Kashmiri powerlifter to attain such feat. ये बहुत ही फख्र का मकाम है हमारे लिए कि कश्मीर का श्रीनगर से एक बच्चा है 21 साल फरदीन, जिसने गोल्ड मेडल पावर लिफ्टिंग में निकाला है और हमारे न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। फरदीन को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जी जी, मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एलजी रिव्यूज मुहर्रम प्रिपरेशंस, आस्क ऑफिशियल्स टू एड्रेस कंसर्न्स ऑफ रिलीजियस लीडर्स। जी, मेरे हाथ पे अंग्रेजी आखिरी रोजनामा और इसकी एक खबर कि जॉब फेयर ऑर्गेनाइज्ड एट अमर सिंह कॉलेज, तो बच्चों को इसका इंतजार रहता है तो वहां एक जॉब फेयर हुआ। उसके अलावा इसी अखबार के स्पोर्ट्स पेज से ये छोटी छोटी 2-4 खबरें मैं आप तक पहुंचा देता हूं। यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जोन अनंतनाग, मटन, डूरू एंड वेरीनाग ऑर्गेनाइज वेरियस इवेंट्स। दूसरी खबर, एक्साइटिंग फिनिश टू जोन रैनावरी अंडर 17 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कलमिनेट एट गांधरबल and Youth Service Sports Baramulla conducts vibrant inter-school zonal level competition across district। देखिए ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हैं जैसा कि ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने करवाई हैं, इनसे काफी फायदा हमें मिलता है, हमारे बच्चों को काफी फायदा मिलता है, क्योंकि जितने कॉम्पिटिशन होते रहते हैं उतना बच्चा तैयारी करता है और जितनी वो तैयारी करता है उतना उसका स्किल जो है वो बेहतर होता जाता है। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन की जरूरत रहती है, बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना स्किल पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर ये अखबार की सुर्खियां मुकम्मल हुई और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान एडवोकेट नवीद बुख्तियार साहब से, जो कि उड़ी से हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनसे बात हो रही है। और हम बात कर रहे थे आरटीआई की बात जब हमने की, पहली बार जब आपने आरटीआई से अपने आप को जोड़ा तो वो यूनिवर्सिटी में था, जिससे आपको ये पता चला कि आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जो यूनियन है उस पर कोई बैन नहीं है। उसके बाद से लेकर अभी तक जितने भी आपने आरटीआई पर काम किया है, कुछ खास आरटीआई जहां से आपको या हमारी पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा हुआ, उसके बारे में बताएं। आरटीआई से तो मैं कहूँगा कि बहुत से इंटरेस्टिंग आरटीआई हमने की, बट मैं पहले इस पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब कितना जरूरी है इंफॉर्मेशन, खासकर जमहूरी निज़ाम में। ये टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने भी कहा है कि तब आप बोल नहीं पाओगे जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, जब तक आप जानते नहीं हो। तो बोलने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो, बेसिक इंफॉर्मेशन हो, तभी तो आप किसी इशू को रेज कर सकते हो। मैं कहूँगा एज ए मीडिया, एज ए एक्टिविस्ट, हमारा एक काम बन जाता है जमहूरी निज़ाम में ये भी कि वी शुड डिसमिनेट द राइट इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कोविड की। कोविड जो ही स्टार्ट हुआ 2020 में, तो यू नो कि मैक्सिमम जो एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, वो स्टेप आउट कर गई कि लोगों की हेल्प के लिए, रीच आउट के लिए। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की, कम से कम 100 से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशंस, मस्जिद कमेटीज, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सीआरपीएफ, बाकी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी, 100+। जो मैं दूर दराज एरियाज में देख रहा था तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी कोविड के टाइम पे। सो दैट इंफॉर्मेशन बिकेम ए पावर फॉर मी, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने पीआईएल एक दर्ज की हाई कोर्ट में, कि मैंने कहा कि नहीं, कुछ एनजीओज को डायरेक्ट किया जाए कि बॉर्डर एरियाज में भी काम करो, वहां भी लोगों की मदद की जरूरत है। ऑल्दो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, बट समटाइम वो एक्सपेरिमेंट विद लॉ, कभी कभी हम कोशिश करते हैं, और आप सरप्राइज रहेंगे कि कोर्ट ने इतना ताउन मेरे साथ किया, 3 डिस्ट्रिक्ट जज को मेरे साथ अटैच किया उस पीआईएल के जरिए। 3 बॉर्डर एरियाज खासकर उड़ी, गुरेज और करना के लिए जिस नीडी पर्सन की हम लिस्ट देते गए उस तक रिलीफ पहुंचता गया। बहुत खूब। तो ये है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार हमारे एसडीएम साहब ने एक लेटर लिखी हायर अप्स को, क्योंकि बार बार लोग उनके पास जा रहे थे, तो उनने कुछ विलेज उड़ी के आइडेंटिफाई किए, ऑलमोस्ट 60 विलेज आई रिमेंबर, कि जिनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक, तो दैट बिकेम अगेन ए डॉक्यूमेंट फॉर मी टू कम टू द हाई कोर्ट।
कि ये तो गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है कि इन एरियाज में दिक्कत है, और कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगने की कोशिश की कि कब आप यहाँ नेटवर्क लोगे, कब आप यहाँ क्या करोगे, और उसमें से कुछ कुछ गांव में वी वर सक्सेसफुल। जैसे हमारा लिम्बर बाब गेल एक एरिया है, आजकल मीडिया में रहता है, वी वर सक्सेसफुल के वहाँ नेटवर्क पहुंचे। दुदरन टोटल बॉर्डर टोटल ना रिमोट विलेज है, वहाँ नेटवर्क पहुंचे। तो वो इन इनिशिएटिव से या इन प्रोसेस से वो हुआ। उसके बाद जो हम कर ही रहे हैं, मतलब एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंडिविजुअल, मैं कहूँगा कि हम डिफरेंट सतह पे इंटरवीन करते हैं। ये तो एक तरीका है इंटरवीन करने का, बट वी इंटरवीन विद गवर्नमेंट एज वेल, मतलब वी एडुकेट्स थिंग। फॉर एग्जांपल 2019 के बाद वी आर ए यूटी, आप जहां भी देखेंगे सेंट्रल और यूटीज में आरटीआईज ऑनलाइन होते हैं। अभी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वी आर इन टच विद गवर्नमेंट, लगातार हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, लगातार गवर्नमेंट को हम ग्राउंड सतह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं यहाँ भी जरूरत है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम अब आगे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी चीजें आप आसान होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है कि किस तरह हम ऑनलाइन आरटीआईज को कश्मीर में बनाया जाए। एक मैं कहूँगा कि वो छोटी अचीवमेंट, आई बिलीव वो बहुत ही छोटी अचीवमेंट है, मगर बड़े दिल के करीब है। मेरे लास्ट ईयर ही हमने ये किया कि मेरे पास कुछ टीचर्स आए ब्रेनवार बडगाम से, उन्होंने स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की कि एक तो हमारे सीजनल स्कूल्स हैं ट्राइबल्स के लिए, वहाँ पे बच्चों को स्टेशनरी वगैरह नहीं मिलती है, आती है स्टेशनरी नहीं मिलती है, हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती है। तो हमने जो ही आरटीआई किया, क्योंकि वो विद इन नो टाइम रिड्रेस हुआ, जो ही हमने डिटेल्स मांगी विद इन वीक वो रिड्रेस हुआ। स्टेशनरी उन तक पहुंची, वो सीजनल एम्प्लॉयज ने मुझे कहा कि हमें सैलरी भी रिलीज कर रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ आरटीआई, बिल्कुल सही, कि आप किस तरह एक इम्पैक्ट करते हैं। ऑल्दो वी सी इट एज ए बेसिक स्टेप कि किसी चेंज के लिए, कि आप इंफॉर्मेशन लेके यू कैन यूज इट इन समवेयर। फॉर एग्जांपल आप किसी करप्शन को अनर्थन करते हैं किसी ऑफिस का, देन यू आर नॉट एनी अथॉरिटी कि आप उस पर कोई एक्शन लेंगे। आपको कहीं क्राइम ब्रांच को देना है या एसीबी को देना है, बट समटाइम दिस आरटीआई चेंज थिंग्स। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में कहूंगा, जिस तरह मैंने कहा कि देयर इज टाइम लिमिट फॉर ना पब्लिक सर्विसेज, कितने टाइम में कितना प्रोवाइड करना है। तो कब हमने जब आरटीआई इस पे स्टडी की, हमें पता चला कि ये लॉ तो इस्तेमाल में ही नहीं आया, लोगों ने इस पे कभी अपील ही नहीं की। बट यू विल सी कि उस आरटीआई के जरिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक ऑटो अपील अडॉप्ट किया। जब हमने उसमें ये एक जीएडी में एक सेल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगी, तो गवर्नमेंट भी पेशरफ्त में आई कि ये तो अब पूछने लगे हैं, लोग तो पूछने लगे हैं, अगर ये कोई यहाँ पे कोई ऑफिसर बैठता है वो करता क्या है, आप अवेयरनेस पे कितना पैसा खर्चा रहे हो। तो मैं कहूँगा कि एट कम्युनिटी लेवल, एट ग्रास रूट लेवल, उसके अलावा वी प्ले इन पार्ट इन एडुकेसी, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ एक्टिविस्ट। सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, और लॉ स्टूडेंट्स, पब्लिक एट जनरल। अभी तक हमने हजारों लोगों को, खासकर मैं कहूँगा इन 5 सालों में, कोविड के टाइम में भी, थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ट्रेन किया है, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को, पंचायत को, आरटीआई को, क्योंकि दिस इज द लॉ विच एम्पावर्स द पीपल। नवीद साहब, आपने बात की, ये जो आरटीआई की आपने बात की, आरटीआई होता है, एक शख्स आरटीआई फाइल करता है, जैसा कि आपने कहा पब्लिक सर्विसेज में एक टाइम बाउंड होता है, कितनी देर में आपको ये काम करके देना है। आरटीआई में भी एक टाइम बाउंड होता है कि आरटीआई का जवाब कब तक मिलना चाहिए, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा। दूसरा, हम आरटीआई जब डालते हैं, अगर वो एड्रेस नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेप कहां जाना है, उसकी अपील कहां होनी है, और आरटीआई हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये गवर्नमेंट, इसको मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम खाली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी हम कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें आने चाहिए, बट आरटीआई लॉ क्लियर है कि जहां भी वर्ड एक यूज होता है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, मतलब जहां बेसिक चीज अगर गवर्नमेंट दे रही है। फाइनेंस से क्या आपकी मुराद है? सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड मतलब कि अगर बेसिक इमदाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, तो आप उसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, ठीक, उसका लैंड गवर्नमेंट का है, दैट्स सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, बेसिक इमदाद ही, मतलब खड़ा ही गवर्नमेंट पे जमीन पर है। फॉर एग्जांपल जेके बैंक है, मैक्सिमम शेयर्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसे ऐसे इदारे जहां पे गवर्नमेंट इज इक्वली पार्ट, यहाँ सब्सटेंशियली मतलब बेसिक जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आरटीआई के जुमरे में आना ही आना है। जी, तो फिर आपने कहा प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जांपल
एक हर गवर्नमेंट ऑफिस ने एक पीआईओ तैनात किया है, जिसको आपको एक एप्लीकेशन एड्रेस करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है, बाय हैंड आप लिख सकते हो, बट वी प्रेफर के टाइप्ड हो ताकि आगे जाके काम आए, लिजिबल रहती है, क्योंकि विद टाइम ये फिर पढ़ा नहीं जाता, पेपर खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि टाइप्ड कॉपी यूज करें। 10 रुपए की फीस लगानी है, इतना ही है जो आपको आरटीआई के लिए करना है। 10 रुपए की फीस कहां से लगती है? 10 रुपए की फीस के तरीके हैं, या तो आप 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं, ये रूल्स में ही मेंशन है खुद ब खुद, या आईपीओ, वी प्रेफर आईपीओ, जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम प्रेफर करते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस से आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, या आप कैश में भी उस ऑफिस में जाके भर सकते हैं। बट वी अवॉइड कन्फ्रंटेशन, क्योंकि वी नो कि ज्यादातर हमने एक्सपीरियंस किया कि आप जो ही आरटीआई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, झगड़े ही होते हैं, उस पर झगड़े होते हैं, उस पर कन्फ्रंटेशन होते हैं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते, सोच रहे शायद हमारे खिलाफ कुछ होगा। हालांकि इससे बेहतरी ही आती है, बेहतर के लिए है, एंड जस्ट टू मेक आवर officials, our officers accountable and make them understand that they are government servants, they are public servants. तो उससे बेहतर होती हैं चीजें। बिल्कुल। तो इसके बाद आपने 10 रुपए का ये लगा के दे दिया। बिल्कुल। तो जो ही हमने फाइल किया तो पीआईओ के पास 30 दिन का टाइम है कि उसको या तो जवाब देना है या डिनाई करना है, कुछ ना कुछ तो लिख के भेजना है। सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि इनकलाब ये था कि कुछ ना कुछ तो देना है। पहले तो ये कंसेप्ट ही नहीं होता था। मतलब आई रिमेंबर, मैं ये जो है गुफ्तगू जरूर हम पूरा आप मुकम्मल करेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। हम बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के उस पार ये जो है आरटीआई का बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। जी हाँ, आज हम बात करें आरटीआई के हवाले से, और आरटीआई पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एडवोकेट नवीद मुख्तार साहब, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। नवीद साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये कैसे, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि अब अगर कहीं पर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या एक शख्स को कोर्ट जाना पड़ेगा या क्या कुछ? आरटीआई इतना सख्त कानून भी है कि इसमें खुद ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सरकार पे नहीं है, एक आम बंदे पे है जो इस कानून का इस्तेमाल करना चाहता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अदरवाइज आप देखते हैं बाकी कानून में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन समवन एल्स, गवर्नमेंट पे, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहती है। यहाँ पे उल्टा है, इम्प्लीमेंटेशन इज विद द सिटीजन, जो आम बंदा है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है। तो जो कि मैंने कहा कि इसमें लॉ में 30 दिन है पीआईओ के पास, बेसिक एप्लीकेशन जो ही आपने की 30 दिन में अगर जवाब आया या आपके अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स आता है तो आप एक अपील फाइल कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट अपीलेट आरटीआई ने कहा है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो वो यूजुअली अगर तहसीलदार पीआईओ है तो इसका सीनियर ऑफिसर एसडीएम या एडीसी होगा। तो इसी तरह एक हायरार्की हर डिपार्टमेंट में फॉलो होती है। फर्स्ट अपील में भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या जवाब नहीं आया, या आपके अपील या बेसिक आरटीआई पे कुछ अच्छी डायरेक्शंस नहीं मिली, देन यू कैन गो टू द सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दिल्ली में बैठता है। पहले हमें स्टेट में अपना एसआईसी हुआ करता था, बट आफ्टर 2019 वी हैव टू मूव टू द दिल्ली। और प्रोसेस इज वेरी इजी, मतलब प्रोसेस, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑनलाइन एक वेबसाइट है, आपको उसमें जाके अपील्स की सारी डिटेल्स देनी, इंफॉर्मेशन क्या मांगी थी। कौन सी वेबसाइट है वो भी बता दीजिए। cic.gov.in। हाँ, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। उस पे जाके आपको अपनी अपील दर्ज करनी है और उसके बाद अपील आपकी सुनी जाइए। मैं कहूँगा कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि सेकंड अपील को सुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज दिस लॉ इज लाइक वंडरफुल थिंग। ये इतना स्ट्रांग लॉ है कि ये आप पेनलाइज करा सकते हो पीआईओ को, आप उसकी पेशी लगवा सकते हो। बट जो इसमें जो डिले है थोड़ा सा, वो एक एक्ट्रेस के लिए या सिटीजन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। अदरवाइज उसके बाद भी, सीआईसी के बाद भी, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट ऑर्डर, यूजुअली थिंग्स गेट रिड्रेस्ड, क्योंकि इसमें डिनाइल कम है।
इस लॉ में मैक्सिमम टाइम डिस्क्लोजर ही है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। अगर आप छोटे छोटे बेसिक इश्यूज पे आरटीआई कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट डिस्क्लोजर्स। बहुत कम केसेस में आपको डिनाइल मिलेगा। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सीआईसी के ऑर्डर से, देन यू विल कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट आपकी अपील यू कैन गो इन द फॉर्म ऑफ रिट। फिर ये पीआईएल के तौर पे वहां होता है? नहीं, हो जाती है? नहीं, रिट के तौर पे। रिट के तौर पे? हाँ, रिट के तौर पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे ये रेज कर सकते हैं। और जिस शख्स ने, जिस अफसर ने इस पीआईएल को, ये इस आरटीआई को सीरियस नहीं लिया, तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या उस पर कोई जुर्माना पेनल्टी? यस, 250 से लेके 25,000 तक का जुर्माना आरटीआई लॉ में खुद ही है कि इस ऑफिसर पे हो सकता है। तो मैं कहना कि ये इम्प्लीमेंटेशन एक आम बंदे पे है कि वो इसको किस तरह प्रेस करेगा, किस तरह कमीशन को, और ये पावर कमीशन के पास है कि वो फिर ऑफिसर को पेनलाइज करेगा। ये जो ऑफिसर पेनलाइज होता है, ये कौन सा होता है? ये पीआई होता है या उसका जैसे तहसीलदार है या उसके ऊपर एसडीएम है, ये किस पर होगा? पीआईओ। ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि लाइबिलिटी किस पे फिक्स होती है। लाइबिलिटी हमेशा पीआईओ पे फिक्स होती है। फर्स्ट पेलेट का भी यूजुअली, मतलब फर्स्ट पेलेट और टोटली, ये हमारी एक लार्जर डिमांड है कि इसमें अमेंडमेंट ला के फर्स्ट पेलेट पे भी कोई लाइबिलिटी ये लाई जाए, ताकि वो भी कल को पीआईओ को उसी स्टेज पे ये एड्रेस करेगा जब उसको लगेगा मेरी भी जवाबदेही है, आगे मुझ पे भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, तभी जाके वो पीआईओ को उसी तर्ज पे पकड़ेगा, क्योंकि दे नो कि लॉ में मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं है एंड ही इज सीनियर, तो वो प्रेफर करते हैं कि चलो आगे चले जाने दो इनको। जी। और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा, उस पर जाना चाहिए? मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका क्या रहता है? आरटीआई 30 दिन, फर्स्ट पेलेट अथॉरिटी 30, उसके पास भी 30 से 45 डेज है। ऑलमोस्ट 75 डेज। हाँ, 75। तो बट जो अभी मैं कहा कि पहले ही ऐड किया कि जो सेकंड अपील में वो एक इशू बन चुका है कि उसमें कभी कभी सालों भी लगती है सेकंड अपीलेट में। मगर यूँ मैं कहूँगा कि हमने थोड़ा इसमें चालाकी करने की कोशिश की। तो मैं कहूँगा कि दैट विल ऑल्सो अवेयरनेस। और लॉ में एक प्रोसीजर सेट है कि सेकंड अपील में जाओ, क्योंकि अब अवेयरनेस पर्पस के लिए मैं कहूँगा कि एक सेपरेट लॉ डेवलप हुआ है प्री लिटिगेशन। तो प्री लिटिगेशन भी बहुत छोटे छोटे इश्यूज को कैटर करने की कोशिश करता है, जिसमें कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता बट एट लीस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि पब्लिक यूटिलिटीज़ पे सिमिलर, जो मैंने कहा कि आपने बिजली बिल के लिए, ये बिजली कनेक्शन के लिए किया या पीएचई कनेक्शन के लिए या किसी भी ऑफिस में कोई फाइल के लिए, तो फिर मैं कहूँगा कि मैंने क्या कोशिश की इसको थोड़ा और एडवेंचरिज्म करने के लिए, तो वी ट्राई टू फाइल द प्री लिटिगेशन। जब कोर्ट से नोटिस जाती है तो जो पीआईओज होते हैं, रेस्पोंडेंट्स हैं, तो वो ज्यादा ये हो जाते हैं। तो वो सोच रहे हैं अब तो रोज चलना है, कोर्ट चलना है, क्योंकि प्रोसेस भी कम्बरसम है, क्योंकि बाद में फाइनली उन्हीं पर आती है, पीआईओ पर ही ये पेनल्टी भी आ जाती है। बुख्तार साहब, अगर हम कश्मीर से बाहर की बात करें या हिंदुस्तान से बाहर की बात करें, वेस्ट में एक टर्म बहुत देर चली थी, हालांकि आज भी है, विसल ब्लोवर्स के नाम से कुछ लोग जाने जाते थे। क्या हमारे कश्मीर में विसल ब्लोवर्स होते हैं? यस, बिल्कुल। मैं कहूँगा कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको आप विसल ब्लोवर कह सकते हैं, जिनने करप्शन को अनर्थन करने के लिए काम किया। मैं कहूँगा कि इवन सिर्फ कश्मीर नहीं, बाकी मुल्क में भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया गया। खासकर ये तो खुशकिस्मती है कि कश्मीर में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट अगर आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री आरटीआई एक्टिविस्ट वेयर बीइंग किल्ड। इस हद तक इस लॉ से आपको नुकसान भी है कि आपको अपोजिट पार्टी या जिसके अगेंस्ट यू प्रेफर टू अनहर्टन द करप्शन, वो आपको मरवा भी देते हैं। कम से कम मुझे लगता है 100 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे भी गए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि विसल ब्लोअर एक्ट भी लाएं। 2014 में पार्लियामेंट ने कोशिश की कि विसल ब्लोअर एक्ट भी लाए कि किस तरह हम इन लोगों की आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, कि जो इन चीज़ों पे, जो इन मुद्दों पे बात करते हैं या इन मुद्दों को पब्लिक में लाने की कोशिश करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिर कभी फंक्शनल नहीं हुआ 2015 के बाद। तो मे बी गवर्नमेंट के कुछ और प्लान्स होंगे, बट देयर आर पीपल हु ब्लो द विसल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि यहाँ विसल ब्लो करने की बहुत ज़रूरत है बहुत सारे मुद्दों पर। अगर हम पहली बात करें यहाँ कश्मीर में, तो कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर जो है वहाँ विसल ब्लो करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि बच्चों को दाखिला मिलेगा तो उसमें एडमिशन फीस नहीं लगेगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं
बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो फी लेते हैं, दूसरे किसी नाम से लेते हैं, दूसरे किसी तरीके से लेते हैं, लेकिन लेते हैं और पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि उस स्कूल में दाखिला चाहिए तो वो फी भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे हेल्थ सेक्टर का भी यही हाल है। हेल्थ सेक्टर में भी अब प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है और वहां पर भी बड़े मसले होते हैं जिन पर विसिल ब्लो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम ये हम सबको मिलकर करना होगा। ये सिर्फ एक अकेले नवीद मुख्तार साहब नहीं कर सकते। नवीद मुख्तार साहब का हम सबको साथ देना होगा, तब जाके चीजें बदलेंगी, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। हम डल झील की अगर हम बात करें, डल झील पर बहुत सारे पीआईएल्स हुए, उन पीआईएल्स का क्या हुआ, कहां पहुंचे वो, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान नवीद मुख्तार साहब से। लेकिन यहां एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, कहीं जाइएगा मत। शौक जज्बात की एक नई जल तरंग, लोक रंग यमसार वनस बरदार कारसन सियार बोझे ओ निका जिया डोला सोना जिया डोला पंज पता से 12 नचल मोरनिए, पंज पता से 12 नचल मोरनिए, रस्ते दे तारा लेला मजनून को आशिक खत नींद ना रावाड़ा वतन रावण दरगाह लोक रंग लोक हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। सोनिए जे तेरे नाल दगा में कमा निरब कर मैं मर जावा नमाशो हवे ना पा बंद हर जान दिए तो छोट नंदवानी बड़ो माशोक म्यानी दिल जानान बलम अद बलम दिल बेमारो सूखी माला सिमरू में बिखाना नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, आपका अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में आपने प्रोमोज देखे। जी हाँ, ये कुछ वो प्रोग्राम्स हैं जो अब बहुत जल्द आप टीवी पर देखेंगे और देख रहे हैं। हम ये प्रोमोज आपके सामने लेकर आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको इत्तला रहे कि दूरदर्शन क्या कुछ कर रहा है। आपको बताते हैं हम टाइम टू टाइम कि हम नई जो कोशिशें ला रहे हैं, जो नए रंग भर रहे हैं हम हमारे इस ट्रांसमिशन में, वो क्या है। खैर, बात हो रही है आज नवीद मुख्तार साहब से और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं PILs की। तो PILs पर क्या कुछ हुआ और आने वाले वक्त में आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं कहूँगा कि यहाँ की आवाम को भी हमारी अपने लोगों को समझने की ज़रूरत है कि विद टाइम लॉ इतना डेवलप हुआ कि कल तक कोर्ट लोकस ढूंढ रहा था। एक आम वर्ड होता है लोकस स्टैंडिंग, व्हाट इज़ योर स्टैंड, वही लिटिगेंट बन सकता था। और आपको ये तो पहले से था कि लॉयर ज़रूरी नहीं है, बट PIL हैज़ ऑल्सो चेंज द थिंग्स कि PIL ने वहाँ भी एक सिटीजन को खुद कहा कि नहीं, यू कैन कम एंड कंटेस्ट
अगर वो नहीं पहुंचता, इफ ही ओनली फाइल्स, कोर्ट विल कंटेस्ट ऑन हिज बिहाफ। अगर ये एक बार दर्ज हो जाती है कि उसकी PIL दर्ज हो जाती है, क्योंकि ओवर द टाइम इसका भी मिसयूज हुआ, फिर कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस फ्रेम किए हैं। आप सरप्राइज रहेंगे कि कभी कभी तो कोर्ट ने सिर्फ एक एप्लीकेशंस को, सिंपल अगर किसी बंदे ने एक एप्लीकेशन लिखी जो पब्लिक इंटरेस्ट की, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को ट्रीट कर दिया एज ए PIL और उसको फॉलो करने की स्टार्ट की। जैसे एग्जांपल आपके पास है डल पे जो PIL होगी थी, डल की सफाई के लिए या आसपास की कंस्ट्रक्शन के लिए, गुलमर्ग लैंड स्कैम। तो अभी मैं कहूँगा कि हमने भी मैंने जो पर्सनल एक PIL की है, दैट इज़ फॉर जो बॉर्डर एरियाज में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विक्टिम्स होते हैं, उनके एडुकेट कंपनसेशन के लिए। जी, जो पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से जिनके घर इसमें तबाह हो गए हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ अस, भले ही फ्रॉम द एनिमी स्टेट आप कहिए कि उनकी वजह से उनके मकान तबाह हुए हैं। तो मुख्तार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ जानना अभी बाकी था, लेकिन क्या करें, वक्त की जो ये सुई है ये थोड़ा हमें इशारा कर रही है कि अब हमें प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करेंगे कि आप जिस मकसद से निकले हैं वो मकसद ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही आप कामयाबी हासिल करते रहें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी फिर से मुलाकात ठीक 8 बजे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।